नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के उस राज्य की जिसे देश की खनिज राजधानी कहा जाता है, झारखंड। ये वो जमीन है जो सच पूछिए तो भारत की इंडस्ट्रियल ताकत की बुनियाद है। झारखंड को यूं ही भारत का रूर नहीं कहा जाता। देखिए, जैसे जर्मनी में रूर एरिया उसकी इंडस्ट्री का दिल है, ठीक वैसे ही झारखंड भारत के लिए है। और एक और नाम है इसका, रत्नागर्भा। मतलब एक ऐसी धरती जिसके गर्भ में, जिसकी कोख में अनमोल रत्न छुपे हुए हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 40%। भारत के जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं ना, उनका करीब करीब 40% हिस्सा अकेले झारखंड के पास है। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है जो इस राज्य की अहमियत को बताता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि झारखंड को भारत का मिनरल हार्टलैंड क्यों कहते हैं, यहाँ के खजाने को अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे, फिर कुछ खास खनिजों पर बात करेंगे, अर्थव्यवस्था में इनके रोल को देखेंगे और आखिर में इन खानों के भविष्य पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जब बात खनिजों की आती है ना, तो झारखंड का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ कई ऐसे मिनरल्स हैं जिनके प्रोडक्शन में ये देश में नंबर 1 है और कुछ में तो इसकी पूरी मोनोपोली है। अब ये वाला हिस्सा खास तौर पर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। झारखंड भारत में कोकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट का अकेला मतलब एकमात्र प्रोड्यूसर है। इसके अलावा कोयले के रिजर्व्स में देश में पहले नंबर पर, लौह अयस्क यानी आयरन ओर में दूसरे, कॉपर ओर में तीसरे और बॉक्साइट के रिजर्व्स में 7वें नंबर पर है। ये फैक्ट सीधे सीधे झारखंड की मिनरल पावर को दिखाते हैं। अच्छा, इतने सारे मिनरल्स हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है ना? तो चलिए इनको थोड़ा आसान बनाते हैं। देखते हैं कि झारखंड के इस विशाल खजाने को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। मोटे तौर पर हम यहाँ के खनिजों को 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले है धात्विक खनिज या मेटालिक मिनरल्स जैसे लोहा और तांबा। दूसरे अधात्विक खनिज या नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे चूना पत्थर और अब्रक। और तीसरे ऊर्जा खनिज या एनर्जी मिनरल्स जैसे कोयला और यूरेनियम। ये क्लासिफिकेशन हमें इन्हें बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। चलिए अब कुछ सबसे जरूरी मिनरल्स पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश की इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। शुरुआत करते हैं लौह अयस्क से। यहाँ 2 तरह का अयस्क मिलता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब दिलचस्प बात यह है कि मैग्नेटाइट में लोहा ज्यादा होता है, पर झारखंड के लिए हेमेटाइट कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राज्य के कुल लौह अयस्क का 99% हिस्सा हेमेटाइट ही है और ये सिंहभूम रीजन में बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, जहां से इसे निकालना भी आसान है। तो अगर हम लौह समूह की धातुओं यानी फेरस मेटल्स की बात करें तो लौह अयस्क के लिए सिंहभूम और पलामू फेमस हैं। मैंगनीज के लिए सिंहभूम का गुआ और नोआमुंडी इलाका और क्रोमाइट के लिए सिंहभूम का जोजोहातू एरिया जाना जाता है। इसी तरह अगर हम अलौह धातुओं मतलब नॉन फेरस मेटल्स को देखें तो बॉक्साइट के लिए लोहरदगा और गुमला, तांबे के लिए सिंहभूम का घाटशिला और मुसाबनी और अभर्ग जिसे माइका भी कहते हैं उसके लिए कोडरमा और गिरिडीह मेन सेंटर्स हैं। और हाँ, कोडरमा को तो भारत की अभ्रक राजधानी यानी माइका कैपिटल भी कहा जाता है। अब आते हैं एनर्जी मिनरल्स पर और यहाँ झारखंड के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। ये भारत में कोकिंग कोल का इकलौता प्रोड्यूसर है। ये वो कोयला है जो स्टील बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो सोचिए, देश की पूरी स्टील इंडस्ट्री एक तरह से झारखंड पर निर्भर है। कोयले के अलावा एक और मिनरल है जो झारखंड को नेशनल लेवल पर एक खास जगह देता है। यह भारत की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं का घर है, क्योंकि देश की पहली यूरेनियम की खान यहीं शुरू हुई थी। हम बात कर रहे हैं जादूगोड़ा माइन की। पूर्वी सिंहभूम जिले में है ये और 1967 में शुरू हुई थी। ये भारत की पहली यूरेनियम माइन थी। इसे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCIL चलाता है। ये माइन हमारे देश के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए बहुत ही अहम रही है। तो ठीक है, जमीन के नीचे इतना कुछ है, पर इसका राज्य और देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब अपना फोकस जरा जियोलॉजी से हटाकर इकोनॉमी पर लाते हैं। इस पूरे खजाने को मैनेज करने के लिए एक बड़ी सरकारी संस्था है, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी JSMDC।
इसका मेन काम ये देखना है कि राज्य के मिनरल रिसोर्सेज का सही तरीके से विकास और इस्तेमाल हो। और माइनिंग से राज्य को कमाई कितनी होती है, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 2024-25 के लिए माइनिंग रॉयल्टी से 19,300 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, एक विरोधाभास है। इतना जबरदस्त रेवेन्यू होने के बावजूद माइनिंग सेक्टर में डायरेक्ट नौकरी करने वाले लोगों की संख्या सिर्फ करीब 20,000 है। ये नंबर रेवेन्यू के मुकाबले तो काफी कम लगता है। और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से पर ले आती है। झारखंड के पास बेहिसाब मिनरल वेल्थ है, लेकिन इस दौलत को आम लोगों की खुशहाली में बदलने का एक बड़ा चैलेंज भी है। तो आगे का रास्ता क्या है? अब सरकार का फोकस सिर्फ कच्चा माल निकालकर बेचने पर नहीं, बल्कि वैल्यू एडिशन पर है। मतलब खनिजों को राज्य के अंदर ही प्रोसेस करके उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज यानी मिनरल बेस्ड फैक्ट्रीज लगाई जाएं। साथ ही जो खानें बंद पड़ी हैं उन्हें फिर से चालू करने पर भी जोर है, ताकि रोजगार के मौके बढ़ें। तो झारखंड आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास अपनी जमीन की दौलत को अपने हर नागरिक के लिए आर्थिक कामयाबी में बदलने का एक सुनहरा मौका है। तो बड़ा सवाल आखिर में यही आकर रुकता है, देश की 40% खनिज संपदा के साथ झारखंड अपने इन कुदरती खजानों को सभी लोगों के लिए एक सस्टेनेबल खुशहाली में कैसे बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।